हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन पांडे। आज हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये हम लोगों की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4th क्लास आ चुकी हैं, जिनमें आप लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा ऐसे जो महत्वपूर्ण साइट्स थे उनके बारे में आपने अध्ययन किया और वहां से प्राप्त हुई जो वस्तुएं थी उनको आपने जानने और समझने की कोशिश की कि कौन सा स्थल कहां पर है, किस राष्ट्र में है और वहां से क्या क्या चीजें हमारे पुरातत्वविदों को प्राप्त हुई हैं और वो किस नदी के किनारे है और किस स्थान पर है और किस पुरातत्वविद के द्वारा उसकी खोज की गई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पूरी तरह से अपने टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है। टाउन प्लानिंग कहने का मतलब नगर नियोजन के लिए फेमस है, यह प्रसिद्ध है। इसका जो टाउन प्लानिंग है या जो नगर नियोजन है, नो डाउट अपने आप में बेहद उत्कृष्ट है। इससे बेहतर टाउन प्लानिंग या नगर नियोजन दुनिया की किसी भी अन्य सभ्यता में प्राप्त नहीं होता। इसी टाउन प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपने यहाँ दो ऐसे शहर हैं या दो ऐसे नगर हैं जिन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन से सीख लेते हुए उनके नगर नियोजन को कंप्लीट किया गया। तो इससे संबंधित 3 तथ्य हैं आपके सामने, उन्हें भी थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। वो तथ्य क्या क्या हैं? एक पहला जो नाम आएगा आपके सामने शहर का, वो है जयपुर। जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में की गई सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। ठीक। और जयपुर जो है वो ब्रिटिश भारत का, इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जयपुर ब्रिटिश भारत का पहला सुनियोजित नगर है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, पहला सुनियोजित नगर। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है या डाउट हो सकता है चंडीगढ़ को लेकर के, ठीक है ना। तो इस डेट को ध्यान में रखेंगे कि जयपुर को हम 1727 ईस्वी में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो 1727 जो टाइम पीरियड है वो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। आप जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ है, 1764, यानी कि इस 1757 के प्लासी के युद्ध से उनका बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ या उनकी एक पृष्ठभूमि बनी हमारे यहाँ शासन करने की। लेकिन 1764 के बक्सर युद्ध से वो पूरी तरह से उन्हें दीवानी अधिकार मिल गए मुगल बादशाह के द्वारा और वो पूरी तरह से भारत के शासक हो गए, ठीक, यानी कि भारत पर रूल करने लगे। ठीक। इससे पहले भी, यानी कि ये 1727 का टाइम पीरियड है, तो भी भारत में किसका शासन था? तो भी भारत में अधिकांशता अगर बात की जाए तो भी ब्रिटिश कंपनी का ही शासन था या ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही शासन था, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ जो राज्य थे वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो चुके थे। यानी कि हमारे यहाँ केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया थी वो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये जयपुर है वो ब्रिटिश भारत का पहला सुनियोजित नगर है। ठीक है। जैसे ही ब्रिटिश भारत शब्द आएगा उसमें चंडीगढ़ नाम नहीं होगा, जयपुर नाम आएगा। तो इसको हम हमेशा कंफर्म करें कि ब्रिटिश भारत का पहला जो सुनियोजित नगर है उसे हम लोग जयपुर का नाम देते हैं। ठीक। अगला जो पॉइंट है वो है चंडीगढ़ को लेकर के। चंडीगढ़ की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई ली कार्बूजियर के द्वारा। यहां एक बात और याद करनी है कि जो जयपुर है उसके जो वास्तुकार हैं, उसके वास्तुकार हैं विद्याधर भट्टाचार्य जी, विद्याधर भट्टाचार्य। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि जयपुर का या जयपुर के जो वास्तुकार हैं वो कौन है? तो विद्याधर भट्टाचार्य जी। और ठीक उसी प्रकार से चंडीगढ़ जो है ये स्वतंत्र भारत का पहला सुनियोजित नगर है। यही जयपुर में और चंडीगढ़ में अंतर है। वो ब्रिटिश भारत का पहला सुनियोजित नगर है और जो चंडीगढ़ है वो स्वतंत्र भारत का पहला सुनियोजित नगर है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये जो ली कार्बूजियर हैं ये इस चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। ये कहां के थे? तो आप जान लें इस बात को कि ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक बात। तो जयपुर से संबंधित जो तथ्य था वो आपके सामने आया और जो चंडीगढ़ से संबंधित तथ्य था वो भी आपके सामने
आया। अगर कभी यह सवाल पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का द्वितीय सुनियोजित नगर कौन सा है, तो आप इसका आंसर करेंगे गांधीनगर। हाँ, गांधीनगर समझ रहे हैं ना आप लोग, गुजरात, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं भारत के, जिनके बारे में, जिनका जो संबंध है या रिलेशन है वो टाउन प्लानिंग से संबंधित है। इस वजह से मुझे लगा कि ये आपको बताना चाहिए। करंट का इश्यू हो सकता है ये, और कभी कभी सवाल पूछा भी जा सकता है इससे, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये लगभग क्लियर हो गया है। जयपुर ब्रिटिश भारत का पहला सुनियोजित नगर, चंडीगढ़ स्वतंत्र भारत का पहला सुनियोजित नगर, और गांधीनगर स्वतंत्र भारत का द्वितीय सुनियोजित नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स थी उनको डिस्कस किया था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। ठीक है, इससे संबंधित जो भी स्थल थे हमारे सामने, वो सारे स्थल हम लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की थी। मैंने ये बताया था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो 3 राष्ट्रों में विस्तृत है। एक तो अफगानिस्तान, एक है अफगानिस्तान, दूसरा है भारत, और तीसरा है पाकिस्तान। ये मैंने आपको बातें बताई थी। अफगानिस्तान के बारे में मैंने 2 स्थल आपको बताए थे। एक स्थल बताया था सोतरघई, और एक स्थल बताया था मैंने मुंडीगाग। मैंने मुंडीगाग के बारे में बताया था कि ये एक बंदरगाही नगर है। ठीक है, एक बंदरगाही नगर है लोथल की तरह। और सोतरघई से मैंने 2 या 3 चीजें आपको लगभग बताई हैं। वो क्या, एक तो नहर का साक्ष्य मिला है, एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और तीसरा स्वर्ण शोधन का साक्ष्य मिला है, यानी कि सोने को शुद्ध करने की व्यवस्था कहां से मिली, तो सोतरघई से। तो अफगानिस्तान से ये सारी चीजें आपको पता चली। अफगानिस्तान से 2 स्थल हैं, सोतरघई और मुंडीगाग। अगर आप सी ग्रेड की परीक्षाओं में इसको जानना चाहें तो सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सोतरघई वर्तमान में कहां स्थित है। ठीक है, तो आप सीधा सा आंसर करेंगे अफगानिस्तान, राइट। और थोड़ा सा अगर आप इसके अपर पेपर को देंगे कोई, इससे भी थोड़ा सा हायर लेवल का, तो उसमें इससे जुड़े हुए साक्ष्य पूछे जा सकते हैं आपसे कि सोतरघई से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। तो नहर, जुते हुए खेत का साक्ष्य और स्वर्ण शोधन। जुते हुए खेत का साक्ष्य मैंने पहले ही पिछले क्लास में आपको बताया कि वो कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। ठीक, और एक ही खेत में 2 फसल उपजाए जाने का साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुआ है, तो भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। ठीक है, तो दूसरा राष्ट्र है भारत और तीसरा राष्ट्र है पाकिस्तान। ठीक है ना। आज हम पाकिस्तान के कुछ जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं उनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के 3 प्रांत ऐसे हैं, पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा बलूचिस्तान। ठीक है, वैसे अपनी दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान में टोटल 4 प्रांत हैं। ठीक है, टोटल कितने प्रांत हैं, 4 प्रांत, जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। ये हमारी दृष्टि से 4 प्रांत, लेकिन पाकिस्तान अपनी दृष्टि से 8 प्रांत बताता है। कितने प्रांत, 8 प्रांत। 8 प्रांतों में कौन कौन से, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, और खैबर पख्तूनख्वा तो है। ये 4 तो क्लियर है, लेकिन वो अपनी दृष्टि से क्या बताता है कि हमारे मतलब हमारे इस राष्ट्र में इन 4 प्रांतों के अलावा आजाद कश्मीर, ठीक है ना, जिसे हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको भी अपना ही प्रांत मानता है। ठीक, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी वो अपना ही प्रांत मानता है। ठीक, अगला है एक उसका जनजाति संघ जनजातीय क्षेत्र। इस तरह से उसके अपने कुछ प्रांत हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताई बातें। तो एक प्रांत है पंजाब, दूसरा प्रांत है सिंध, तीसरा प्रांत है बलूचिस्तान। ठीक है ना। पाकिस्तान के बारे में आप लोग जानते होंगे कि पहली बार इसकी अवधारणा 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है, इंग्लैंड में स्थित है, 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली खान, क्या नाम है इनका, चौधरी रहमत अली खान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चौधरी रहमत अली खान
ने एक पत्र में, जिसका नाम था नाउ एंड नेवर, यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो चौधरी रहमत अली खान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे, जिन्होंने अपने पत्र नाउ एंड नेवर में 1933 में पाकिस्तान शब्द नाम दिया। पाकिस्तान से संबंधित आप समझ लें, पाकिस्तान से पंजाब, ठीक, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, ये ऐसे कुछ क्षेत्र थे जिनको मिलाकर के चौधरी रहमत अली खान साहब ने नाम क्या दिया है? पाकिस्तान। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब इन्होंने ये पाकिस्तान का सुझाव दिया, तो सुझाव देने के क्रम में जिन्ना साहब ने इनके इस प्रस्ताव का विरोध भी किया था, यानी कि चौधरी रहमत अली खान के प्रस्ताव का विरोध किया था। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पाकिस्तान से संबंधित कुछ चीजें हैं। और ये भी अगर आप जानना चाहें तो वर्तमान में पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है वो 21 करोड़ है। कितनी है? 21 करोड़, समथिंग लाइक यूपी के बराबर, शायद यूपी की तो इससे भी ज्यादा है, ठीक। तो ये 3 प्रांत है पाकिस्तान के, ये 3 प्रांत हैं जहां से हमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये स्थल प्राप्त होते हैं। पंजाब से संबंधित कुछ स्थल हैं जिनको देखें आप, हड़प्पा, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल है 1921 में, और इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता रखा गया है, ठीक। अब इसके अलावा जलीलपुर, ठीक, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, ये जो स्थल हैं इतने, ठीक है, क्या क्या? हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी और जलीलपुर, ये प्रमुख ऐसे स्थल हैं जो कहां पाए गए हैं? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए हैं, ठीक है। हड़प्पा तो लगभग पता होता है, लेकिन ये 3 ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में सिर्फ फैक्ट पूछा जाएगा। जैसे बोल दिया जाएगा कि रहमान डेरी वर्तमान में कहां स्थित है, तो आप क्या आंसर करेंगे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। नेक्स्ट, सिंध वाला क्षेत्र, ठीक, तो यहां से क्या है? मोहनजोदड़ो है, चन्हू दड़ो है, ठीक, जुदीर दड़ो है, अली मुराद है, ठीक। ये ऐसे कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कहां से प्राप्त हुए हैं? सिंध प्रांत से। हाँ, एक और स्थल है जिसका नाम है आमरी, ठीक है ना। आमरी अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक, पहला प्राक हड़प्पा स्थल माना जाता है। एक सींग वाले गैंडे की हड्डियां प्राप्त हुई यहां से। तो क्या क्या चीजें यहां से मिल रही हैं, यानी कि कौन कौन से स्थल मिल रहे हैं पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत से? मोहनजोदड़ो, चन्हू दड़ो, जुदीर दड़ो, अली मुराद और आमरी, ठीक है ना। तो जिसमें से मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। लगभग यहां से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी या जो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, वो सारे साक्ष्य मैंने आपको बताने की कोशिश मोहनजोदड़ो वाले टॉपिक में किया था, ठीक। तो यहां से चन्हू दड़ो भी मिला है, जुदीर दड़ो भी मिला है, अली मुराद भी मिला है, आमरी भी मिली है। तो ये सब स्थल कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में स्थित है वर्तमान में, ठीक है। थोड़ा सा हमें आप लोगों से चन्हू दड़ो को डिस्कस करना होगा, थोड़ा सा आमरी के बारे में डिस्कस करना होगा, और थोड़ा सा एक पॉइंट जुदीर दड़ो को लेकर के भी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि बलूचिस्तान में वो कौन कौन से स्थल हैं जो प्राप्त हुए हैं, हमारे सामने आते हैं। आपने एक नवपाषाणिक स्थल का नाम सुना होगा जिसका नाम है मेहरगढ़। क्या नाम है? मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ से भी हमें कपास के साक्ष्य मिलते हैं, और मैंने आपको यह भी बताया है कि मोहनजोदड़ो से भी कपास के साक्ष्य मिलते हैं हमारे सामने। तो मेहरगढ़ जो है वो एक नवपाषाणिक स्थल है, इस बात को भी थोड़ा सा जानते रहें। इसके अलावा यहां से क्या चीजें मिली हैं, मतलब कौन कौन से स्थल मिले हैं, इसको देखें। एक नाम है सुतकांगीडोर, इसका नाम सुना होगा आपने पहली या दूसरी क्लास में ही। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के किनारे स्थित है, और है कहां पर? तो बलूचिस्तान के प्रांत में, ठीक। नेक्स्ट, सुतकांगीडोर के अलावा क्या है? सुतका कोह, ठीक, कौन सा स्थल है? सुतका कोह, ठीक। इसके अलावा क्या है? बालाकोट। बालाकोट का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा आपने, ठीक। यहां पर अमेरिका ने आक्रमण करके आतंकियों को खत्म किया था, बालाकोट।
रानागुंडई, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है रानागुंडई का, क्योंकि यहां से घोड़े का साक्ष्य मिला है, घोड़े के जबड़े मिले हैं। ठीक है, तो क्या क्या पता चला? मेहरगढ़, सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, रानागुंडई। अगला है कुल्ली, क्या है? कुल्ली। और अगला नाम है क्वेटा घाटी। क्या नाम है? क्वेटा घाटी। तो अभी तक कितना पता चला आपको? सुतकांगेडोर, मेहरगढ़, सुतकाकोह, बालाकोट, रानागुंडई, चिल्ली, क्वेटा घाटी, और एक स्थल है दब सादात। क्या स्थल है? दब सादात। ये नाम दे देंगे आपके सामने और आपसे सवाल पूछ लेंगे कि यह स्थल वर्तमान में कहां पर स्थित है, या किस राष्ट्र में या किस देश में स्थित है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हमें लगता है कि जो प्रमुख स्थल थे जिनसे संबंधित सवाल आपसे पूछे जाने की संभावना थी, वो सभी सवाल मतलब वो सभी स्थल मैंने आपके सामने ये डिस्कस कर दिए हैं। और मुझे जिसमें लगता है कि इस स्थल के बारे में आपसे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा 2-4 पॉइंट और आपके सामने बताने चाहिए, उनके बारे में मैं आपको और बताने की कोशिश करता हूं। ठीक, लेकिन ये ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, और मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि ये चीजें कहां, ये स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं। तो उन राष्ट्रों के मैंने आपके सामने नाम गिनाए हैं। ठीक है, अब जैसे जो पाकिस्तान का सिंध वाला प्रांत है, उसमें मैंने 2 स्थल बताए हैं आपके सामने। एक तो है कोटदीजी और दूसरा स्थल है आमरी। आमरी में और कोटदीजी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, उनको थोड़ा सा देखना जरूरी है। जैसे आमरी, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। आमरी जो है वो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे। यहां से क्या प्राप्त हुआ है? एक सींग वाले गैंडे की हड्डियां प्राप्त हुई। ठीक, राइन या राइनो बोला जाता है गैंडे को, ठीक है ना। तो आमरी से एक सींग वाले गैंडे की हड्डियां प्राप्त होती हैं। और जो दूसरा तथ्य है, ये पहला प्राक हड़प्पीय स्थल है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? पहला प्राक हड़प्पीय स्थल। मैंने बताया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 चरण हैं। 3 चरण में पहला चरण कौन सा है? प्राक हड़प्पा। सेकंड चरण क्या है? विकसित हड़प्पा। और तृतीय चरण कौन सा है? तो उत्तरकालीन हड़प्पा। ठीक है ना। तो आमरी जो है वो पहला ज्ञात हड़प्पीय स्थल है, यानी कि आमरी से पहले कोई भी ऐसा स्थल नहीं था जो प्राक हड़प्पीय हो। यानी कि पहला या सर्वप्रथम प्राप्त हड़प्पीय स्थल या प्राक हड़प्पीय स्थल कौन सा है? तो आमरी। ये बात क्लियर हो गई। तो आमरी से ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस प्रांत में है, तो ये सिंध प्रांत में है, और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। तो ये इससे संबंधित ये 3 तथ्य। नेक्स्ट बात है कोटदीजी की। कौन सा है? कोटदीजी। कोटदीजी के बारे में मैंने आपको बताया वो ये कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और इसकी जो खोज हुई है वो एक पुरातत्वविद है जिनका नाम है धुर्ये। तो यानी कि कोटदीजी की जो खोज हुई है 1931 ईस्वी में धुर्ये ने की है। सॉरी, 31 नहीं है, ये 35 है। ठीक, तो 1935 ईस्वी में इसकी जो खोज की गई वो किसके द्वारा की गई? धुर्ये के द्वारा की गई। और कब की गई? 1935 में। ठीक, अगला जो फैक्ट है वह है 1955 का। फजल अहमद खान। क्या नाम है? फजल अहमद खान। 1955 ईस्वी में फजल अहमद खान के द्वारा इसका व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया गया। ठीक है, यानी कि 1935 में धुर्ये साहब ने कोटदीजी की खोज की है, लेकिन 1955 एडी में जाकर के फजल अहमद खान साहब ने इसका व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये एक ऐसा स्थल है जिसका पतन अग्नि की वजह से हुआ है, यानी कि आग की वजह से हुआ है। बात क्लियर हो गई। यानी कि जैसे मोहनजोदाड़ो के लिए बोला है जॉन मार्शल साहब ने कि इसका पतन बाढ़ की वजह से हुआ, जबकि के कैनेडी साहब ने कहा नहीं, मोहनजोदड़ो का पतन मलेरिया या प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ। एस आर राव साहब ने लोथल का पतन बाढ़ से बताया है। चन्नूदड़ो का पतन
चन्नू का पतन जो है मैके साहब ने भी बाढ़ से बताया है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से कोटदीजी का जो पतन हुआ है उसका प्रमाण किससे प्राप्त होता है हमें? अग्नि से, कि इसका जो पतन हुआ है वो किस वजह से हुआ है? तो अग्नि की वजह से पतन हुआ है। किस स्थल का? तो कोटदीजी का। नेक्स्ट, कोटदीजी से ही हमें कांस्य की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। किस चीज की? कांस्य धातु की हमें चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इससे पहले जब कालीबंगा पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा का जो नाम है वो काले रंग की चूड़ियां मिलने की वजह से उसका नाम कालीबंगा पड़ा था, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से कोटदीजी से हमें कांस्य धातु की चूड़ियां यहां पर प्राप्त हुई हैं। ठीक, अगला जो फैक्ट यहां से मिलता है वो है नहाने का टब। जैसे हम लोग नहाने के लिए बाल्टी या टब का यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी नहाने का टब यूज करते थे। लेकिन फाइनली श्योरिटी के साथ 100% दावे के साथ ये बात नहीं कही जा सकती है। कारण वही, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हो सकता है इसका इस्तेमाल किसी अन्य काम को लेकर के किया जाता हो, लेकिन जो पुरातत्वविद हैं वो ये दावा करते हैं कि नहीं, एक नहाने का टब रहा होगा। इस वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नहाने का टब मिला है वो कहां से मिला है? तो कोटदीजी से मिला है, ठीक है। यहां से और भी चीजें मिली हैं, देवी की मूर्तियां मिली हैं कुछ, ठीक है ना। किसकी मूर्तियां मिली हैं? देवी की मूर्तियां मिली हैं। तो आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है, देवी की मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? तो कोटदीजी से। नेक्स्ट, यह एक प्राक हड़प्पीय स्थल है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। यह एक प्राक हड़प्पीय स्थल है। जैसे आमरी जो है वो पहला ज्ञात प्राक हड़प्पीय स्थल है, ठीक उसी प्रकार से कोटदीजी उसके बाद का, यानी कि उसके बाद खोजा जाने वाला प्राक हड़प्पीय स्थल है। अगर पहला प्राक हड़प्पीय स्थल पूछेगा तो नो डाउट आपको आंसर करना होगा आमरी। अगर 4 ऑप्शन हो, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कोटदीजी, सवाल पूछ लिया जाए कि प्राक हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो आप क्या नाम लेंगे आंसर में? कोटदीजी। क्लियर हुआ? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने 2 डिस्कस की आपके सामने, एक आमरी को और एक कोटदीजी को, ठीक है। नेक्स्ट जो बताना है आपको वो है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक। इसकी खोज के बारे में अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो 2, 1931 और 1935, डेट याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चन्नूदड़ो की जो खोज की है उस व्यक्ति का नाम है एनजी मजूमदार साहब। क्या नाम है? एनजी मजूमदार साहब। जब उत्खनन करने का कार्य कर रहे थे तो उसी समय डकैतों ने इनकी हत्या कर दी थी। यह भी सवाल यूजीसी नेट में पूछा गया है कि किस पुरातत्वविद की हत्या डकैतों ने कर दी थी, तो उसका नाम है एनजी मजूमदार साहब। 1935 अर्नेस्ट मैके का नाम आता है। इन्होंने इसका व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया है, ठीक बात है। तो चन्नूदड़ो कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे। 1931 ईस्वी में पहली बार एनजी मजूमदार साहब ने इसकी खोज की, ठीक। एनजी मजूमदार पहले ऐसे पुरातत्वविद हैं जो उत्खनन करने के दौरान, यानी कि साइट पर या स्थल पर ही इनकी डकैतों के द्वारा इनसे लूटपाट करने के कारण इनकी हत्या कर देते हैं, ठीक। 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसका व्यापक पैमाने पर उत्खनन कराया गया। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। अर्नेस्ट मैके साहब ने सिंधु घाटी सभ्यता की नालियों पर अच्छा काम किया है, ठीक है ना। अगर नालियों से संबंधित कभी सवाल पूछ लिया जाए तो अर्नेस्ट मैके साहब का सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नालियों पर अच्छा वर्क है। आप जानते हैं ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी भी नालियां थी वो सभी नालियां ढकी हुई थी, ठीक है ना। आज हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग जब अपने घर का निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले घर बनाते हैं, जबकि ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। ये लोग सबसे पहले अपनी सड़क निकालते थे, नालियां निकालते थे, उसके मेन होल्स बनाते थे, ठीक है ना, ताकि सीवरेज सिस्टम में प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन हम लोग बिल्कुल इसका अपोजिट करने की कोशिश करते हैं।
तो हमें अपनी टाउन प्लानिंग को थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों से सीखना चाहिए कि इनके यहाँ की जितनी भी नालियां थी वो सभी नालियां ढकी हुई थी। आज भी हमारे शहरों और गांवों की जो नालियां हैं आज भी ढकी हुई नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग इन्वायरमेंट को लेकर के कितने सजग थे और हम कितने लापरवाह हैं। इस वजह से हम अपने यहाँ तमाम बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। इनके साथ ऐसी समस्याएं नहीं थी। हम आज 21वीं शताब्दी में हैं और साइंस यानी कि विज्ञान ने इतना विकास भी कर लिया है, इसके बावजूद हम प्रकृति के सामने नतमस्तक होने से रह नहीं पाते, यानी कि हमें प्रकृति के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। ठीक बात है। तो मैंने आपको चन्नूदड़ों के बारे में बताया कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक, और एनजी मजूमदार साहब ने इसकी खोज की और इसका उत्खनन किसने कराया है? तो अर्नेस्ट मैके साहब ने। ठीक, यहां से जो प्रमुख चीजें प्राप्त हुई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। वो ये कि पक्की मिट्टी की नाली का साक्ष्य मिला है यहां से। जैसे लकड़ी की नाली का जो साक्ष्य है, यानी कि दुनिया में एकमात्र लकड़ी की नाली का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पक्की मिट्टी की नाली का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो चन्नूदड़ों से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट, ये सवाल, ये जो फैक्ट है ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसा हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है या ऐसा कौन सा हड़प्पीय स्थल है जहां से हमें झूकर झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। क्या सब संस्कृति का नाम है? झूकर झांगर संस्कृति। पक्की मिट्टी की नाली का साक्ष्य कहां से मिला? तो बताएंगे हम लोग कि चन्नूदड़ों से। ठीक उसी प्रकार से झूकर झांगर संस्कृति का साक्ष्य कहां से मिला? तो भी चन्नूदड़ों से। नेक्स्ट, यहां से हमें सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिली हैं। सौंदर्य प्रसाधन में आप अगर कहना चाहें तो लिपस्टिक का नाम ले सकते हैं। किसका? लिपस्टिक। हाँ, हमारे यहाँ की बहनें, महिलाएं इस्तेमाल करती हैं लिपस्टिक अपने सौंदर्य के लिए। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब वो मार्केट में जाते हैं ना, तो इस चीज को जब वो बाय करते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो कौन से कलर का यूज करें लिपस्टिक, क्योंकि वो बड़े डाउट में होते हैं कि हमारे पास कौन सी ड्रेस है कौन सी नहीं। वो मिस में रहते हैं, डाउटफुल में रहते हैं कि ये कलर लेंगे तो कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लॉस होता है इनका इस सौंदर्य प्रसाधन की चीज को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट है, मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। क्या मिला यहां से? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। इस कारखाने शब्द को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहें आप लोग। कारखाना जो है वो सिर्फ चन्नूदड़ों से ही नहीं प्राप्त हुआ है, और भी जगहों से प्राप्त हुआ है। जैसे लोथल से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, चन्नूदड़ों से भी मिला, मैंने भी बताया। नेक्स्ट है बनावली। बनावली जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है ना। तो मनके बनाने का जो कारखाना मिला है वो कहां से मिला है? तो लोथल से भी मिला है, चन्नूदड़ों से भी मिला है और बनावली से भी मिला है। ठीक है ना। और ये मनके बनाने के कारखाने की जो खोज है वो किसने की है? तो जो इसके खोज करता है, जो खुदाई करता है, वही इसको खोजेंगे, अर्नेस्ट मैके साहब ने। ये नाम भी किसने दिया होगा? मनका बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ, तो ये नाम भी किसने दिया है? तो अर्नेस्ट मैके साहब ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट बात, यहां से एक ईंट मिली है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता नजर आता है, यानी कि दोनों के पदचिन्ह हैं इस ईंट पर। तो जैसे आज भी हमारे यहाँ की परिपाटी है कि जब भी बिल्ली और कुत्ता सामने होते हैं, कुत्ता उसका पीछा करता है। ठीक उसी प्रकार का अवशेष कि एक कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये साक्ष्य कहां से पता चलता है? तो हम क्या बताएंगे इसका आंसर? चन्नूदड़ों से ही इसका भी साक्ष्य मिलता है। ठीक, हड़प्पा सभ्यता का ये एकमात्र स्थल है जहां की ईंट जो है वो वक्राकार है। ये भी अपने आप में नो डाउट इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि चन्नूदड़ों एकमात्र हड़प्पीय स्थल है जहां से ईंटें जो मिली हैं वो वक्राकार में मिली हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, यहां से औद्योगिक नगर भी मिला हुआ है। क्या मिला है? औद्योगिक नगर का भी साक्ष्य हमारे सामने प्राप्त होता है।
तो यहां से आपने कुछ चीजें देखी, चन्नू दड़ों से संबंधित क्या क्या चीजें मिली आपके सामने, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आपके सामने। इसमें मैंने आपको बताया प्रमुख वस्तुएं में क्या क्या, कि पक्की मिट्टी की नाली का साक्ष्य मिला है, झूकर झांगर संस्कृति का साक्ष्य मिला है, सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिली हुई हैं, यानी कि लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। ठीक, अगली बात जो है वो मन के बनाने का कारखाना मिला, और मन के बनाने के कारखाने में मैंने आपको डाउट जो हो सकता है आपको, वो मैंने बताई बातें, वो क्या कि मन के बनाने का जो कारखाना है ये नाम अर्नेस्ट मैके साहब ने दिया है, लेकिन मन के बनाने का कारखाना सिर्फ चन्नू दड़ों से ही नहीं मिला है, वो 3 अन्य स्थलों से भी प्राप्त हुआ है, यानी कि लोथल, चानू दड़ो और बनावली। लोथल गुजरात में, चानू दड़ो पंजाब के सिंध प्रांत में, बनावली हरियाणा में, राइट। इसके आगे जो चीजें हैं वो ये, एक बात ये थी इसमें कि एक ईंट है जिस पर बिल्ली और कुत्ते के पैरों के पदचिन्ह है, वो उसका पीछा करते हुए दिखाई देती है, ये साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुआ। ईंट वक्राकार मिली है, ये भी मैंने बताया आपको, और इसके बारे में भी बताया कि ये हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर किस बात के लिए, क्योंकि यहां से मन के बनाने का कारखाना मिला है, बाट हैं, बटखरे हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया टाइप सा है, इस वजह से हम चन्नू दड़ों को औद्योगिक नगर या इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं। ठीक इसी से संबंधित एक तथ्य और समझ लें, मोहनजोदड़ो से संबंधित है। वो किससे संबंधित है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या बात है कि मोहनजोदड़ो को हम अर्ध औद्योगिक नगर कहते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित है, इस वजह से इसको भी जानते रहें। चन्नू दड़ो जो है वो औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है, लेकिन मोहनजोदड़ो को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी गई है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ भी डाउट हो किसी भी साइट को लेकर के या किसी भी फैक्ट को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ, बिना तथ्यों के साथ खिलवाड़ किए आपको उसका आंसर किया जाएगा। और तब तक के लिए, जब अगली जो क्लास है तब तक के लिए धन्यवाद आपको कि आपने ये वीडियो देखा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।